अभी पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना। उसके पहले ना हमको समझना होगा पूरा एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर जिसको ए एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एरिया वेक्टर ए एरो। हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ना है तो एरिया वेक्टर का सारा कॉन्सेप्ट जानना होगा। फिगर देख के कैसे पता करेंगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक ना। तो उसके बारे में पूरा जानना होगा। हाँ, वेक्टर है एरिया वेक्टर, ए कैपिटल ऊपर में एरो होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक ना। ये स्केलर होता है, ये वेक्टर है, ठीक ना। तो एरिया वेक्टर सबसे पहले फॉर प्लेन या टू डायमेंशनल सरफेसेस, ठीक ना। एरिया वेक्टर सबसे पहले पढ़ना है। दो सरफेस का एरिया ही होगा, या तो एक 2D का होगा या 3D का। 1D तो लाइन हो गया ना, तो लाइन का तो एरिया निकलता नहीं है। 2D में तुम्हारा जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक ना। कोई भी फ्लैट सरफेस 2D हो गया, और 3D मतलब क्यूब हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक ना। तो सबसे पहले एरिया वेक्टर समझना है कौन सा सरफेस को, 2D या प्लेन सरफेस, ठीक ना। एक डायग्राम से समझो, देख लो। वो पहले ये पढ़ोगे तब वहाँ जाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। पहले एरिया वेक्टर समझना होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर समझ लोगे, उसका फिर डेफिनेशन है, समझ जाओगे। ये मान लो जेड एक्सिस है, ये वाई है और ये एक्स है, सब एक, ठीक ना। 3D हो गया, लेकिन हम इसमें देखो ना, पहले ड्रॉ करेंगे तब ना। ये कोई दिक्कत है, अब ये प्लेन हो गया। अब ये मान लेते हैं इसका ये स्क्वायर हो गया। तो ये एक स्क्वायर है जो कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन। कोई दिक्कत, ठीक ना। तो अब ये स्क्वायर है जिसका इच साइड ए है, तो यहाँ पे इसका एरिया ए इंटू ए होगा। अगर हम इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, तो इसका एरिया जानते हैं ए इंटू ए बाय ज्योमेट्री या मेंसुरेशन, ए स्क्वायर होता है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, और इसका हमको निकालना है क्या चीज़, एरिया वेक्टर। क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर देखो क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा एक, मतलब 2 कंसेक्यूटिव साइड को वेक्टर में कन्वर्ट करके यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये ए बी क्रॉस बी सी। तो एरिया वेक्टर का कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक ना। तो एरिया वेक्टर किसका, किसी प्लेन सरफेस का एक्चुअल में एरिया ही होता है, लेकिन उसका एक डायरेक्शन होता है। क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए बी क्रॉस बी सी, ए बी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड, और साइन दोनों के बीच का एंगल, ए बी सी का एंगल कितना, 90 डिग्री होता है ना। ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 डिग्री इनटू एन कैप, तो साइन 90 डिग्री, और यहाँ एन कैप अभी बताएंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। ए इंटू 1 कितना, ए स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन जब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो डायरेक्शन जो होता है वो राइट हैंड रूल से दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ ए बी क्रॉस बी सी, तो सबसे पहला वेक्टर कौन हो गया, ए बी। तो चलो ये ए बी है, इसको ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। जितना बड़ा ये है, इसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो इसका भी डायरेक्शन उधर ही है। अब ए बी क्रॉस बी सी में कौन घूमेगा, ए बी घूमेगा। तो ए बी घूमेगा किसके तरफ, किसके पास पहुँचने के लिए, तो देखो घुमा दिए, किधर है डायरेक्शन, कोई दिक्कत। इन्वर्ट है तो इन्वर्ट है मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस का नेगेटिव उस पोर्शन। तो यहाँ पे माइनस आई कैप,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है। हाँ। तो ये सामने होता तो प्लस आई कैप लेते, लेकिन किधर जा रहा है, पीछे। लेकिन वो एक्स प्लेन में है। कौन एक्स प्लेन में है? वही। ए बी क्रॉस बी सी का डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड रूल से देखो ना, ए बी क्रॉस बी सी किधर होगा, उस पर होगा। तो मैग्नीट्यूड तो सामने निकल गया, कितना, ए स्क्वायर। अब डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स या नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब जो थर्ड वाला एक्सिस है उस हाँ। वो एन कैप हो जाता हाँ ठीक ना, तो माइनस आई कैप, कोई दिक्कत। तो इसका वैल्यू हो गया ए स्क्वायर माइनस माइनस आई कैप, कोई दिक्कत, समझे। तो ये एरिया वेक्टर हो गया, मतलब इस एरिया वेक्टर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और ये माइनस, कोई दिक्कत, समझे। तो एरिया वेक्टर किसका, किसी भी प्लेन सरफेस का, उसका एरिया विथ ए यूनिट वेक्टर, उसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर, और विथ ए यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन देगा। लेकिन ये तो हो गया, हम राइट हैंड लगा दिए, लेकिन फिजिक्स बोलता है, ठीक ना, फिजिक्स बोलता है कि एरिया वेक्टर लगाने के लिए आप ये जो राइट हैंड थंब रूल लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर ही होगा, बाहर वाला भी ले सकते हैं हम, मतलब प्लस आई भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक ना, कोई दिक्कत। सिर्फ जो डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब जो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक ना। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होता है। एरिया वेक्टर ये जो होगा, जिस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने जा रहे हैं, उसका डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस पे नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल या तो इधर भी हो सकता है या उधर हो सकता है। तो अभी जो हम लिखे हैं किधर वाला है, उस पार वाला है, तो इधर वाला भी ले सकते हैं, नहीं। अरे ये बोर्ड है ना, बोर्ड पे, हाँ बोर्ड के इस साइड इधर हो जाएगा तो मतलब आई कैप लेंगे, और उस साइड लेंगे तो माइनस आई कैप। तो दो, अगर कोई सरफेस प्लेन है, मतलब कैसा है, 2 डायमेंशनल, तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 2 होता है। हाँ, मतलब या तो सीधा उस सरफेस पे नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल या तो फ्रंटवर्ड हो सकता है, या बैकवर्ड, या आउटवर्ड, या डाउनवर्ड, कोई दिक्कत। अगर सरफेस ऐसे रखा रहेगा तो या तो आउटवर्ड ले सकते हैं, या सॉरी अपवर्ड ले सकते हैं, या डाउनवर्ड। और अगर आमने सामने रखा था या तो, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो या तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर आई कैप, ये भी लिख सकते हैं, समझे, समझ गए। साइन मैटर नहीं करता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। लेकिन ये किसके लिए, 2 डायमेंशनल सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये टॉपिक लिखे हुए, हेडलाइन लिखो, उसके बाद लिखाएंगे, तब ये डायग्राम बनाना। लिखो, फॉर एनी 2 डायमेंशनल सरफेसेस, फॉर एनी 2 डायमेंशनल surfaces the direction of area vector is always normal to the surface, is always normal to the surface, ठीक है। जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एरिया वेक्टर ए का डायरेक्शन उस सरफेस पे हमेशा क्या होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल मतलब क्या समझना है, परपेंडिकुलर, सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे इस टेबल का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यही हो गया, अब स्टिक को इसमें पीछे साट देंगे तो वही हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत। क्योंकि ये कैसा सरफेस है, 2D है, ठीक ना। तो ये एक डायग्राम बनाओ, अभी एक कुछ निकालने देंगे तब निकालना।
AD क्रॉस DC भी तो ले सकते हैं। हाँ वो भी ले सकते हैं, तब भी उधर ही जाएगा, या तो बैकवर्ड जाएगा या फ्रंटवर्ड आएगा। मतलब प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर का कितना पॉसिबल डायरेक्शंस होगा? दो। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक ना। जैसे इसी में मान लो ये है फिगर, फिर से ये y है, z है, x है, और ये सर्किल है, सॉरी, और ये सर्किल है, इसका रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक ना। तो इसका एरिया वेक्टर, ये सर्किल, हाँ पायर स्क्वायर एरिया तो होगा ही, और उसके बाद वेक्टर डायरेक्शन लगाना है। तो डायरेक्शन सबसे पहले देखना है ये कौन सा प्लेन में लाई कर रहा है, तो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये देख लो, हो गया, ठीक है। इसके सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा, इसके सरफेस पे नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे ए सबसे पहले इसका एरिया निकलना है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू ये के, कोई दिक्कत नहीं भैया, पाई आर स्क्वायर के कैप माइनस, नीचे भी तो हो सकता है, ठीक है, लिख लो। हाँ डायग्राम में ही ना पता चल रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब एरिया, किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर फॉर्म में नहीं ना? नहीं, आर वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे पहले उसका एरिया होगा। डायरेक्शन तो कैप देता है हमेशा, कैप का काम है डायरेक्शन देना, और ये वेक्टर होता है। ठीक है, ये हो गया किसका? प्लेन सरफेस। अब दूसरा, फोर क्लोज्ड और 3D सरफेसेस। दूसरा सरफेस जो होगा ये वो या तो क्लोज्ड होगा, क्लोज तभी होगा जब 3D होगा। 3D सरफेस को ही ना हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक ना। तो या तो क्लोज्ड लिख सकते हैं या 3D सरफेसेस। लिखो, लिखो द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन ए क्लोज्ड सरफेस is always taken, on a closed surface is always taken normally outward, normally outward। ठीक है, अब बताते हैं।
ये कैसा सरफेस, 3D सरफेस, ठीक ना। तो अगर हम इसमें टोटल 6 सरफेस हो गया, ठीक ना। तो ये सरफेस एक हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। और फिर तुम्हारा एक ये हो गया नीचे वाला, 1 2 3 4 और पाँच, फ्रंट और बैक, 6 सर। ठीक है। तो इस सरफेस को अगर सरफेस नंबर 1 मानेंगे तो इसका एरिया, चूंकि ये कैसा सरफेस है, क्लोज्ड है, तो क्लोज सरफेस के किसी भी पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली होगा उस सरफेस पे, लेकिन आउटवर्ड होगा। क्या होगा? तो अब देखो इस सरफेस पे अगर हम इसको प्लेन सरफेस मान लें, इसको सरफेस नंबर कितना 1, तो अगर सिर्फ अगर प्लेन होता तो नॉर्मल वेक्टर एक इधर एक अंदर और एक अंदर भी होता, लेकिन अंदर वाला नहीं लेंगे, बाहर वाला लेंगे, ठीक ना। और ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका कन्वेंशन है, अभी लिखा है, ठीक ना, कोई दिक्कत। 3D का हमेशा नॉर्मली परपेंडिकुलर लेकिन आउटवर्ड लेना है। अब इसका अंदर होगा नहीं होगा, इसका तुम्हारा हाँ ये हो जाएगा, ठीक ना, एरिया वेक्टर। इसका भी बाहर होगा, ठीक है, इसका भी बाहर होगा, इसका फ्रंट होगा, इसका बैक होगा, कोई दिक्कत। मतलब उसका पीछे वाला भी बाहर ही हाँ बाहर होगा, अंदर नहीं होगा, और फ्रंट वाले का सामने होगा, ठीक ना। ठीक है, बना लो। तो सामने वाले से नहीं निकाल सकते ना ये। अब 3D है, निकालने का तो निकाल ही देंगे, लेकिन फिगर थोड़ा उत्कृष्ट क्वालिटी का बनाना होगा, समझे। बनाने का तो बना ही देंगे, सब बनाएंगे, 3D पढ़ाएंगे तो सब दिखाएंगे। इमेजिन कर सकते हो ना। इसको एक्स वाई जेड प्लेन पे नहीं दिखाया नॉर्मल। अभी देंगे क्वेश्चन, रुको ना, अभी तुम लिखो नहीं इसमें, खाली सब देंगे, पेशेंस रखो, सब मिलेगा। बेटा इसको आ गया, एक्स वाई जेड खोज रहा था तुम। अब ये सब इक्वल है लेंथ में, ठीक है, सब लेंथ में क्या है, इक्वल है। किसी एक का लेंथ मान लेते हैं ए, और जानते हैं सब एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होता है, क्यूब क्यूब सॉरी क्यूब हो जाएगा। एग्जांपल। हाँ एग्जाम्पल है, एरिया निकालना है। इस सरफेस का नाम 1 नंबर ऊपर वाले का, ठीक ना, इसके बगल वाले का 2 नंबर नीचे, और ये फ्रंट, चलो 3 नंबर इधर रखते हैं, इधर वाले ये 3 नंबर है। और सब कहीं दिक्कत हो रहा है मतलब कि सर वो जो बाहर क्या होगा, क्योंकि देखिए 1 2 के नीचे 3 मान लेंगे। उससे क्या मतलब है तुमको देना है, बता देंगे 3 नंबर का एरिया निकालना है, ठीक ना। उससे क्या मतलब है, हम नंबरिंग कुछ भी करें। 2 3 ये हो गया तुम्हारा 4 नंबर, ये 2 ये साइड वाले का है। हाँ इधर वाले का ठीक 4 हो गया, और 5 हो गया तुम्हारा ये इससे जो है, ठीक ना। नीचे वाला। हाँ अब Base। हाँ अब बैक वाला, तो कुछ समझ में नहीं आता। 6 ये बैक, ठीक है, ये बॉटम। अब समझ में आएगा। आप इस आएगा भाई। फ्रंट साइड, अब क्या लिखें बोलो। वो भी साइड।
टॉप। अब बोलो और कुछ लिखें? सब मिल गया? अब इमेजिन कर लोगे ना? ठीक है। और जिसका जितना नंबर है उसका असाइन कर रहे हैं एरिया उससे, A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या होगा लिखना है, ठीक ना? जैसे एक हम बता देंगे कुछ नहीं टाइम लगेगा, सबका एरिया तो पता है, सबका A² होगा, बस IJK लगाना है। डायग्राम बनाने में क्या के लिए टाइम लगेगा? रे डायग्राम देखो ना, डायग्राम तो कुछ नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, इसको इधर कर देंगे X एक्सिस, इसको Y एक्सिस, इसको Z एक्सिस, उसका मिला देना, हो गया। ठीक है। एक हम एरिया निकाल देते हैं, देख लो, एक नंबर का एरिया का वेक्टर A1, ये सब एरो है, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो एरिया वेक्टर सबसे पहले मैग्नीट्यूड, इसका एरिया कितना? A इंटू A² और डायरेक्शन किधर? ऊपर कौन सा एक्सिस? क्या देंगे? K कैप। हो गया? नहीं लिख पावे? लिखो। ये बताइए सर, हम लोग जो ऐसे माने हैं उस एक्सेस को x मान देते हैं ना सर, और उसको y सर, कुछ नहीं, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है। जनरली मैथमेटिक्स पर होगा ना 3D, सामने वाला को बोला जाता है X एक्सिस, राइट साइड को Y, ऊपर वाले को Z। जब मैथ पढ़ाएंगे 3D, ठीक ना? फिजिक्स में सब माप है। इसको भी मान सकते थे x सर, y वाले हाँ मान सकते थे। तब तो सर कन्वेंशन गलत आता ना सर, अगर k की जगह कुछ और आता अगर ऐसा मानते तो। नहीं, के जगह पे अब Z एक्सिस की तरफ रहेगा तो K आएगा, चाहे वो उसको हम लेटा के करें। Z एक्चुअली वर्टिकल ही रहता है हमेशा। और हमेशा ये एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आउटवर्ड होगा, 3D सरफेस है, तो सोच समझ के डायरेक्शन देना। कितना अच्छा फिगर बना है, एकदम 3D लग रहा है। अब सब चीज़ दे भी दिया तुम लोगों को, एक किधर है, टॉप है, क्या है। A1 वेक्टर जो है A² इंटू K²। K² नहीं, K कैप है रे। K पे कहीं स्क्वायर लगता है? A1 A2 सब का A² होगा, उसी में अब IJK लगाना है। कभी माइनस लगेगा, क्या लगेगा, वो सोच समझ के लगाना। सर माइनस तो जो नीचे रहेगा तो माइनस रहेगा, बॉटम में जितने भी हैं। हाँ लगाओ ना तो। माइनस नहीं लगाओगे, आउटवर्ड है ना। अच्छा 3D है मतलब। हाँ 2D नहीं है। कौन सा सरफेस है? क्लोज सरफेस है, तो इसमें तो आउटवर्ड होगा। अब इसमें क्या लगेगा, लगाओ तुम लोग। एक तो कर लगा दिए। देखो A1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, A1 का डायरेक्शन ऊपर होगा, इसमें केल कैप लगेगा। A2 राइट साइड है तो डायरेक्शन किधर होगा? Y की तरफ, तो क्या लगेगा? J। और A3 कहाँ गया?
A3 लेफ्ट साइड है, तो मतलब y के तरफ या y के अपोजिट तरफ Opposite है। माइनस माइनस ए स्क्वायर जे, ठीक है। ए स्क्वायर के आगे माइनस जे, नहीं। अब फिर 4 नंबर, 4 नंबर कहाँ है? 4 नंबर फ्रंट है, फ्रंट लिखे हैं। हाँ आई, 4 नंबर फ्रंट है तो आई कैप। 5 नंबर कहाँ गया? 5 नंबर बॉटम है, तो बॉटम है जेड के नीचे, ए स्क्वायर जेड ए स्क्वायर के माइनस के ना। हाँ हाँ वही माइनस ये जो 5 नंबर है कहाँ है? बॉटम है, तो बॉटम का नीचे ना होगा, नीचे होगा मतलब के की तरफ की, के निगेटिव, तो क्या लगेगा? माइनस माइनस के कैप। और ए 6, ए स्क्वायर आई 6 नंबर बैक है, बैक है मतलब आई के तरफ या आई के अपोजिट, एक्स के तरफ या एक्स के अपोजिट। 6 नंबर बैक है तो उस पर हो गया ना, नहीं समझ रहे हो? अरे 6 नंबर ये वाला है, ये पीछे पीछे वाला, ठीक ना। तो पीछे वाला है, सामने कौन एक्सिस आ रहा है? एक्स एक्सिस तो ये 3D है तो पीछे जाएगा, तो पीछे जाएगा तो एक्स एक्सिस की तरफ या एक्स एक्सिस के अपोजिट, अपोजिट तो एक्स पे आई लेते हैं, तो पीछे क्या लेंगे? माइनस माइनस आई हो गया, हाँ। तो कहीं कोई दिक्कतें वाला बात नहीं है, ठीक ना। एक चीज़ देखो, सारा सरफेस का मैग्नीट्यूड मतलब सब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, नहीं, और सबका डायरेक्शन एकदम डिफरेंट है। कोई दिक्कत? मिटाएं? और अगर ये रहा तो स्फेयर, स्फेयर तो स्फेयर तो एकदम पूरा कर्वेचर होता है सरफेस में, ठीक ना। तो इस पॉइंट पे अगर निकालना है नॉर्मल तो कुछ नहीं करेंगे, सेंटर होगा इसका। स्फेयर के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो उस पॉइंट को सबसे पहले हम मिला देंगे किससे? सेंटर से, और उसके बाद इसको सीधा एक्सटेंड कर देंगे, रेडियस ठीक है। हो जाएगा ना हाँ ठीक ना, रेडियस के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग जो लाइन जाता है वो सरफेस पे नॉर्मल माना जाता है, ठीक ना। यहाँ पे लेना है, ठीक ना, तो ये ठीक है, यहाँ पे लेना है, नीचे ठीक है। और ये सबका लेंथ इक्वल रखना है, ठीक है, सबका लेंथ इक्वल रखना है। डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। जितना डायरेक्शन निकला सब इक्वल लेंथ का होगा। हाँ, ये जो बाहर लेंथ है ना, हाँ। ये सबका सेम रखोगे ना, कि एक का ले लिए 1 फीट, दूसरे का 5 फीट। समझ गए? सर ऐसा स्फीयर कैसा है स्फेयर? ये 3D स्फेयर है, स्फेयर ये बोल रहे हो इसको स्फेयर है, इधर सर्किल है। एस पे 3D 3D नहीं समझे? फुटबॉल हाँ, फुटबॉल को ही ना स्फेयर बोलेंगे, इसको बनाएंगे तब तो कैसे उतना चीज़ दिखाएंगे इमेजिनिंग करके। इसमें तो लग रहा है कि एक स्फीयर के अंदर एक और स्फीयर रखा हुआ है सर। सर्कल के अंदर सर्कल स्फेयर के अंदर नहीं, यहाँ पे लग रहा है कि ये फूला हुआ है, ठीक ना, इधर आते आते ये नैरो हो जाता है, हालांकि सब जगह फूला हुआ होता है, ठीक ना। अब इमेजिन करने पे है तो इमेजिन करो। इसमें वही सब निकालना है। नहीं, ये नहीं निकालना, इसमें निकालना मुश्किल हो जाएगा ना फिर, तो किसी क्वाड्रेंट के बीच में आ गया तो फिर पूरा वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो डाटा उस तरह का नहीं देगा, देगा दूसरा। इसमें बहुत चीज़ है, अभी पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। एरिया का कोई फार्मूला हो? स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी हाँ 4/3, वो तो वॉल्यूम का हो जाता है, ठीक ना। स्फीयर का क्या होता है? सरफेस एरिया हाँ, तो टोटल सर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, होता है ना। डायग्राम बनाए, हाँ तो उसका वो ड्रॉ करो ना एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे,
ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी, तीन ठो यहाँ पे एरिया वेक्टर 3 पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं। क्योंकि ये 3D सरफेस है तो नॉर्मली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इनवर्ड नहीं बना सकते हैं, समझे? बस वही समझाना है। अब इसका बोलोगे सर वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में एग्जाम्पल, तब पूरा वेक्टर लग जाएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। जिसमें देने लग था दे दिए, ठीक ना। फिर अभी आएगा गॉस लॉ पर होगे तब फिर अलग तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, तब ये सब सिचुएशन नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि उसका फार्मूला ही डिराइव हो जाएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर समझ गए। अब आते हैं फ्लक्स पे। किस पे? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको कभी कभी बुक में फाई और कभी कभी फाई ई भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक ना। फाई भी लिखा रहता है, कहीं कहीं फाई भी रहता है, तो डिफरेंस उसमें मतलब ऐसा नहीं करना है। ई मतलब इलेक्ट्रिक हो गया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, ठीक ना। डेफिनेशन लिखो, उसके बाद फार्मूला अलग चीज़ है इसका। ये डेफिनेशन है, लिखो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the total number of electric field lines passes normally to a surface। वो सरफेस 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है, ठीक ना। टू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक ना, समझाते हैं। देखो जैसे ये मान लो एक सरफेस है, 2D है, ठीक ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम गुजार रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस है, ठीक ना। तो बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अगल बगल से गुजर रहा है, तो इस सरफेस से होकर टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रहा है, जो नॉर्मली है, नॉर्मली परपेंडिकुलरली गुजर रहा है, 1 2 3 4, ठीक ना। तो इस सरफेस के लिए 4 हो गया इसका वैल्यू, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इनफिनाइट हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन हम दिखाएं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक ना। उसको निकालने का एक्चुअल में ये काउंटिंग कर नहीं सकते हैं, इनफिनाइट होता है हमेशा, उसके लिए फार्मूला आएगा फिर, ठीक ना। वैसे सर वो पॉइंट पे अगर वो छू रहा है तो उसको नहीं मानेंगे सर? ये तो ऊपर से निकल गया, ये गया कहाँ, तो किसी पॉइंट से निकल गया, इस पर परपेंडिकुलर थ्रो हो पाया। हाँ डायग्राम बनाओ। और ये जो परपेंडिकुलरली पास करेगा नॉर्मली, उसी को काउंट करना है। कैसे बना रहा है यार, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाओ। ये समझ लो मेरे सामने एक मिरर है, इधर से रह गया, ऊपर से गया तो रुका नहीं, इधर से जाएगा तो रुक जाएगा, तब इधर से बनाना पड़ेगा इसे। हो गया, ये सब परपेंडिकुलर है।
बस ये सब तो अगल बगल से गुजर गया। कोई दिक्कत? अब इसका फार्मूला डिराइव करते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन, बोलता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा और वो नॉर्मली किसी सरफेस से, उसी का काउंटिंग क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक ना? तो सबसे पहले इसका फार्मूला डिराइव करने के लिए पता करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे। जिस पे डिपेंड करेगा और एंगल पे करेगा क्या? देख लेते हैं। ठीक ना? जिस पे डिपेंड करेगा और किस तरह से डिपेंड करेगा, डायरेक्टली करेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा तो वो इनटू हो जाएगा, और इनवर्सली होगा तो नीचे आ जाएगा। ठीक ना? मिटा इसको। डिपेंडेंसी किस पे डिपेंड करता है? ठीक ना? तो सबसे पहले ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक ना? मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा तो उतना ज़्यादा ये डेंस होगा। बताए थे नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा होगा तो उस जगह पर ज़्यादा नंबर पास करेगा ये। ठीक ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी में मान लो ये दूर दूर बना है, अब इतना बड़ा ही अगर हम एरिया ले लेते हैं, इतना बड़ा ही एरिया ले लेते हैं, इतना बड़ा ही एरिया ले लिया। ठीक है, करीब करीब इतना बड़ा ही है। इस पर लाइन एकदम नज़दीक नज़दीक बना लेते हैं। देख लो सर ये तो लेकिन नहीं। अच्छा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है, किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है ये बोलो? इधर वाले का कि उधर वाले का? उधर वाले का, चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है। देखो इतना सा में 2 जा रहा है, इतना सा में 4 जा रहा है, ज़्यादा डेंसर है। तो ज़्यादा डेंसर है तो इतना बड़ा एरिया में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? ज़्यादा पास करेगा। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू यहाँ पे कितना था? 4 था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत? समझे? तो पहला पॉइंट हो गया, डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से। ठीक ना? तो इसको लिख लो पहला पॉइंट को। बस डिपेंडेंसी लिख के हाँ फिगर बनाओ, लिखा देंगे नीचे। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डेंसिटी भी तो लिख। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगा। नहीं, वो तो प्रॉपर्टी है उसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ बना लो, लेकिन ये इतना बड़ा ही अप्रॉक्स बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं बना। मेरा थोड़ा बड़ा बन गया है, अलग बात है। एरिया वही रखे हैं। ठीक है, डायमंड से बना सकते हैं। डायमंड से बना सकते हैं। बनाओ ना कोनो से, डायमंड से। रिंग भी बना सकते हो तुम। अब नीचे लिखो इट मीन्स फॉर ए सेम सरफेस द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड provides For a same surface
surface. for a same surface, the stronger electric field provides greater flux. मतलब सरफेस सेम रहेगा, लेकिन अगर उसको मिल गया क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, फील्ड, हाँ तो उसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, ठीक है। दूसरा एरिया वेक्टर, दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, एरिया वेक्टर पे, ठीक ना। कैसे देखो, ये और ये शेप में लगभग सेम है। इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये होगा ना, और इसका एरिया वेक्टर भी यही डायरेक्शन में होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में किसका बड़ा होगा, इसका बड़ा होगा, चूंकि इसका एरिया ज़्यादा होगा। हाँ एरिया वेक्टर बराबर एरिया एंड टू, size पे depend। हाँ करता है। अरे ये फिगर दोनों का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है मान लिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में किसका होगा बड़ा, इसका बड़ा होगा, चूंकि इसका एरिया ज़्यादा है, अच्छा, ठीक ना। फिगर के हिसाब से ना कर लो। हाँ फिगर के हिसाब से। अब बोलो ये सब जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, वो तो सब इसमें समा जाएगा, तो इसमें 4 था, उसमें कितना हो जाएगा, 4 या 4 से ज़्यादा, ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि एरिया बढ़ा लिया, तो एरिया बढ़ा लिया, जो बाहर से जा रहा था उसके अंदर से पास कर रहा है, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझे। मतलब ये जो बाहर से जा रहा था, अब ये ठीक है, तो काउंट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इस बार बहुत सारा मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखे हैं, लेकिन एरिया वेक्टर का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पास करने लगा, तो फ्लक्स क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ पे इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना सा एरिया वेक्टर का फ्लक्स 4 था, बढ़ा दिए, कितना हो गया, 6 हो गया, समझे। पिछला क्वेश्चन में एरिया सेम रखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दिए थे, फ्लक्स बढ़ गया था। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रखे हैं, एरिया वेक्टर बढ़ा दिए, फिर भी फ्लक्स बढ़ गया नहीं। हाँ लिखाएंगे ना, सर डायग्राम भी गलत हो जा क्या हो गया डायग्राम, डायग्राम भी गलत हो जा रहा है। डायग्राम क्या, हम ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना रहे हैं क्या। भाग बायोलॉजी ने पढ़ाते हैं। सर सुबह से डायग्राम ही बना रहे हैं केमिस्ट्री में। ये तो सिंपल डायग्राम है। अगल बगल दोनों बना लेना, तभी ना कंपेयर करोगे, अगल बगल दोनों बनाना। एक बड़ा बना, अरे बगल में बना लो ना, क्या दिक्कत है, उससे बड़ा बना लेना। उससे हाँ और क्या, थोड़ा सा बड़ा बना लेना। दोनों फिगर बनवा नहीं बनाओगे तो पहले से बना हुआ था, अभी तब ना कंपेयर करेंगे कि इसका एरिया कम था, इसका ज़्यादा था, तो यही में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा उसमें पास करने लगा। अब नीचे लिखो, इट मीन्स फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, it means for same electric field for greater area vector, same electric field for greater
area vector in magnitude, for greater area vector in magnitude, electric flux has greater value. Electric flux has greater value. समझे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों केस में सेम रखेंगे, तो जिसका एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो बात सामने आया कि फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किस पे? पहला इलेक्ट्रिक फील्ड पे, दूसरा किस पे? एरिया वेक्टर पे। दोनों के बढ़ने से क्या हो जाता है? वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक ना? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं कहा गया है, ठीक ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। देयरफॉर ई का फार्मूला लिखा गया है, सॉरी ई का बोलते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब एक तरह से देखा जाए ई और ए के बीच ऊपर में प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही केस माना जाएगा। नीचे नहीं आ रहा है, नीचे आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। हाँ, होना चाहिए। ठीक ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहा गया है, क्योंकि हर केस में एक चीज़ को फिक्स माना गया है। जैसे पहला केस में क्या बोले थे? पहला केस में बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पहला केस में क्या लिए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाए थे, एरिया को फिक्स रखे थे। दूसरा केस में एरिया को बढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिक्स रखे थे। तो किसी एक चीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये पता चल गया कि दोनों पे डिपेंड करता है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इसका डेफिनेशन दिया गया, ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक ना, लिख लो एंड फाई। हाँ, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक ना, तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन ई एंड ए। थीटा यहाँ पे वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल होगा। अब इसको और बताएंगे फिगर से, तब समझ में आएगा। यहाँ पे cos थीटा नहीं है सर। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा ही ना होता है, क्रॉस में साइन थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझो। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, तो एरिया वेक्टर में तो कोई डाउट ही नहीं है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे क्या होगा? नॉर्मल होगा। ठीक ना, तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट होगा फ्लक्स में? नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही काउंट होता है जो नॉर्मली पास करता है। नॉर्मली तो पास नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ई और ए के बीच का एंगल कितना? तो ये यहाँ पे दोनों मिल रहा है ना, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। अब ई वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा इधर और एक होगा इधर। ठीक ना, हाँ ई का, अरे ये अगर मान लो ये ई है, ये थीटा बना रहा है, तो इधर वाला कंपोनेंट कितना? ई कॉस थीटा, इधर वाला ई साइन थीटा। नहीं, तो ये थीटा के साथ, मतलब जो थीटा ई जो थीटा के साथ बना रहा है, उधर वाला लाइन का कंपोनेंट कितना? ई कॉस थीटा।
तो ये जो ई का कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा, ये ई साइन ई कॉस थीटा, अच्छा हाँ ई कॉस थीटा और ये ई साइन तो ये वाला जो दिखा रहे हैं ये कितना, ई साइन थीटा। लेकिन अब देखो ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, ये सरफेस से कितना बना रहा है, नहीं तो ये जो ई थीटा से पास कर रहा है ये नहीं होगा काउंट, किसमें, कॉस थीटा होगा ई कॉस थीटा वाला कंट्रीब्यूट कर रहा है फ्लक्स। परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पे देखो ई कॉस थीटा, ए का वैल्यू तो रहा है ये, यहाँ कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है फ्लक्स में, ई कॉस थीटा, ये एब्सेंट है, ठीक ना। कोई दिक्कत, डायग्राम बना लो। ये साइन थीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता सर, अगर देखें ऐसे तो फिर वो 90 थोड़ा सा देखिए आउट ऑफ द अच्छा ये साइन थीटा ये कैसे हुआ, ये तो प्लेन पे रखा हुआ है बोर्ड पे, अगर मान लो हम ये रख दिए, ये बोर्ड का क्या है, कितना डिग्री पे बना रहा है, 0 डिग्री ना, और ये 90, ठीक है, तो यही ना हो गया। ये देखो ना एरिया वेक्टर कितना बनाना था, 90, ई कॉस थीटा भी उसी डायरेक्शन में कितना बनाएगा 90, और ये तो इस पे एकदम 90 पे हो गया, तो ये तो फ्लैट हो गया ना। लाइन आ कितने डिग्री से है सर, वो आ कितने थीटा मतलब जो आ रहा है, नहीं निकल नहीं रहा सर, जो आ रहा है पीछे पीछे सर वो अप साइड में वो- ये हाँ हाँ ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रहा है, सामने में सरफेस पर गया दिखेगा तुमको पीछे वाला, ये तो यहाँ से निकल रहा है, बाहर जा रहा है। ये जो फार्मूला लिखा है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक ना, लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिखा देते हैं फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, ई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल होगा तब ये नहीं लगाएंगे, तो अब कैलकुलस लगता है। ई वेरिएबल से मतलब क्या हो सर, मतलब कि वैल्यू ई का वेरी करेगा, वैरी तो कैसे कैसे हो जाएगा, लाइन बनाते हैं पैरेलल, अगर अब लाइन फैलने लगेगा तो क्या हो जाएगा, होगा ना, तो उसका एक्सप्रेशन दिया जाएगा, उसमें कोई वेरिएबल यूज़ करेंगे, आएगा अभी सब, ठीक ना। अभी तो हम सब लाइन क्या बना रहे हैं, पैरेलल बना रहे हैं, कोई डिस्टेंट बना रहे हैं, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है नहीं। अब वही क्या कहता है आगे चल के ब्रॉड होने लगेगा या नैरो होने लगेगा, तो उसको क्या माना जाएगा, वेरिएबल माना जाएगा नहीं। कांस्टेंट का क्या केस है कि हर लाइन पैरेलल होता है और हर दो लाइन क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, बताए ना। और इसका थ्योरेटिकल मीनिंग उसमें आएगा अभी क्वेश्चन, लेकिन ये यही याद रखना है, इसमें ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, अगर वेरिएबल होगा तब फ्लक्स का दूसरे तरह का फार्मूला है, ठीक ना, वो आएगा, अभी सीख ही रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ए ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। इसका सरफेस का नाम मान लेते हैं ए,
सर ये 3D है सर। हाँ 3D है, ठीक ना। इसका सरफेस का नाम मान लेते हैं बी। फाइंड फाई ए एंड फाई बी, ठीक है। हम बनाएंगे तब देंगे बनाने के लिए, बनाना। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो यहाँ पे कौन सा प्लेन में जा रहा है, जेड वाई प्लेन में पास कर रहा है। मतलब इधर तुम्हारा एक्स जेड प्लेन से आ रहा होगा ना, और जेड वाई प्लेन के पैरेलल जा रहा होगा। अरे ये रूम है, ठीक ना। इस दीवार इधर से आ रहा होगा, इसके पैरेलल जा रहा होगा बगल से, ठीक ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हमको निकालना है किसके लिए, सरफेस ए के लिए और सरफेस बी के लिए। तो फॉर फाई ए फार्मूला ई डॉट ए, कोई दिक्कत। तो ई डॉट ए मतलब ई इंटू ए इंटू कॉस। कॉस कितना डिग्री, बोलो ई और ए, इसका ए भी तो ऐसे ही होगा ना। तो ए और ई सेम डायरेक्शन में हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो कॉस कितना डिग्री है, 0 डिग्री। तो ई ए कितना, ए इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 ई स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका एरिया कैसे होगा, 0 डिग्री ये पैरेलल है इसलिए। हाँ पैरेलल है, दो वेक्टर पैरेलल होता है, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल हाँ तब ठीक नहीं होगा। फार्मूला में थीटा किसके बीच का एंगल था, ई और ए के बीच का। तो इसका हम एरिया वेक्टर ड्रॉ किए, ई और ये पैरेलल आ गया, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा। है। तो वो भी ना हो सकता था जैसे पिछला वाला एग्जांपल। हाँ 180 डिग्री पीछे भी ले सकते हैं। तो 180 डिग्री भी कितना होता है, कोई एंगल बना रहा हो थीटा एंगल पे 90 डिग्री बना रहा हो, 60 डिग्री बना रहा हो। हाँ ई ना, हम नहीं लिए हैं, ई पैरेलल लिए हैं यहाँ पे जानबूझ के। अगर ई और ए में 60 30 बना तो वही। हाँ तब थीटा लेते उतना ही, हाँ कंपोनेंट नहीं तो फार्मूला थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाता है, अच्छा हाँ। ठीक ना। दूसरा देखो, ये समझ गए, दूसरा कौन सा सरफेस, फाई बी। इसका एरिया वेक्टर ऊपर लिए हैं, या तो ऊपर या नीचे ले सकते हैं। तो अब ये बोलो, अगर ये इसको उठा के हम यहाँ रख दें, कितना डिग्री, 90 डिग्री। चूँकि वेक्टर का खासियत होता है हम यहाँ से उठा के दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये अगर इस पे आ जाएगा तो कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ कहने का मतलब ई डॉट ए, और पढ़ें दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जब दोनों परपेंडिकुलर होता है कितना, 0 ना। वैसे भी पढ़ें दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0, ठीक है। अगर नहीं लगाना है तो मत लगाओ, ई इंटू ए इंटू कॉस 90 डिग्री 0। वैसे भी देखो ना, ये क्या है, ये फ्लोर है, ठीक ना। और सब क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रहा है, तो ये तो पैरेलल चला जाएगा ना। इसको 90 डिग्री पे जाएगा, को काउंटिंग होगा नहीं होगा, सब तो पैरेलल जा रहा है। तो हम काउंटिंग करेंगे किसको, जो इस पे 90 डिग्री पे आ रहा है। तो ये तो सूत गया ऐसे, ठीक ना। तो सूत गया तो एक हैं, हाँ इससे जाएगा, सामने में आएगा, इससे चला जाएगा, ठीक ना, 90 डिग्री। 90 डिग्री से जा रहा है, हाँ। हो गया फ्लक्स हो जाएगा। सब इधर से ऐसे आ रहा है, तो उसका उस दीवार का फ्लक्स होगा, इसका होगा, उसका इसका होगा, बगल वाले का होगा, फ्रंट वाले का होगा, सब तो क्या हो गया, लगेगा लेटा हुआ है बगल में, ठीक ना। समझ गए, कितना हो गया, 0, ठीक है। बनाओ डायग्राम।
सरफेस का वेक्टर एरिया नीचे भी तो जा सकता हाँ, तो नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर नीचे लेंगे तब भी तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। तो डायरेक्शन दिखा सकते हैं ना नीचे। हाँ, दिखा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में दो वेक्टर लेते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड या फ्रंट लेते हैं या बैक लेते हैं। तो उसमें भी 180 ले सकते हैं। हाँ, 180 cos 180 भी कितना होता है, 0 होता है, उसको 0 ही बनाएगा। हाँ, क्लोज सरफेस आएगा तब सावधानी बरतना है, तब हमेशा आउटवर्ड होगा, वो ध्यान देना है। क्यूब वाला क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे, तब उसमें पता चलेगा। इसका यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, बताऊँ? फार्मूला तो बता दिए हैं, यूनिट हीट इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फार्मूला है तो यूनिट तो होगा ना। ई का होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता ये है ना, हम्म, कूलम पर मीटर। कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम होता था ना। हाँ न्यूटन पर कूलम और इसका मीटर स्क्वायर। हाँ, तो न्यूटन पर यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, मीटर पर ठीक है, याद रखोगे, लिखो। और टॉर्क का यूनिट, न्यूटन मीटर। हाँ, कल बताया है उसमें, कल बताया है, 11th में भी पढ़े हुए। अच्छा हाँ। टॉर्क का 10 एफ इंटू डिस्टेंस होता है ना, तो एफ न्यूटन हो गया, डिस्टेंस हो गया मीटर, नहीं? यस। 10 मोमेंट ऑफ अरे फोर्स। हाँ। और इलेक्ट्रिक डायपोल का बोलो, न्यूटन इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है, न्यूटन उसमें कहाँ से आ जाएगा? कूलम पर मीटर। क्यू इंटू 2r, कूलम मीटर ना, कूलम मीटर। फार्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2r, तो क्यू का क्या हो गया, कूलम, कूलम आर का आर का मीटर हो गया। तो कूलम मीटर। कूलम मीटर। तो क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये जो फॉर्मूला था ना सर, के एक्स टी वाला सर, उसका क्या था? ओरिजिनल फार्मूला देखो, वो तो उसका था इलेक्ट्रिक फील्ड का था, के एक्स पी का, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का था। सोचो अगला टेस्ट में कितना चीज़ जमा हो रहा है। अगला वीक में फिर, अब तो मतलब अगला सर फिजिक्स ही ना। अब ये कोई गारंटी नहीं है इसका, ठीक ना। कल 3:30 बजे आओगे।